गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए अच्छे अच्छे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने फ़ायदा भी उठाया होगा। लेकिन अभी मेरे पास कलेक्शन बहुत अच्छा है। आज फिर मैं ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ क्वेश्चन बोर्ड्स के होंगे और कुछ सारे कॉम्पिटिशन्स के होंगे, और आप फिर से फोकस्ड और कंसंट्रेट रहिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फाइंड आउट नेट पोटेंशियल VC और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड AC एट पॉइंट C ड्यू टू द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों, इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर गिवन है जिसका साइड लेंथ स्मॉल l है और उसके वर्टिसेस पर 4 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड हैं। ये +2Q, -4Q, अगेन +2Q एंड +3Q। और ये जो सेंटर है स्क्वायर का, पॉइंट C पर आपसे पूछा नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 4 पॉइंट चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल 4 पॉइंट चार्जेस। यह आपका क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए बहुत पॉपुलर है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो आप, पोटेंशियल निकालना तो बहुत ईजी होता है बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो बहुत आसानी से आ जाएगा। केवल अलजेब्राइक सम आपको लेना है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C VC, that is potential due to +2Q, again potential due to +2Q, then potential due to +3Q and potential due to -4Q। प्यारे बच्चों, ये जो सेंटर है उसका किसी भी चार्ज से जो डिस्टेंस होएगा वो डायगोनल का आधा होगा। पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का लेंथ L√2 आएगा, तो उसका जस्ट हाफ जो आएगा वो L/√2 आएगा। गॉट इट? सो distance of every corner from center point C is L/√2, L/√2, L/√2 and L/√2। तो बच्चों, पॉइंट C पे मैं पोटेंशियल इन चारों की वजह से लिखना जा रहा हूँ। सपोजिंग द मीडियम इज फ्री स्पेस, VC equals 1/4πε0 taken common, because of +2Q it should be this much. Due to second +2Q we have 2 +2Q, +2Q by L/√2. Due to +3Q it should be +3Q upon L/√2. Due to -4Q, -4Q upon L/√2। गॉट इट? बच्चों, इन चारों में से कुछ कॉमन आएगा, उस कॉमन को मैंने निकाल लिया, जो बचा उसको समराइज कर लिया। सो मेरा फाइनल आंसर आएगा बच्चों 1/4πε0 3√2Q/L। ये मेरा फाइनल आंसर है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो AC वेक्टर होगा इसको वेक्टर मेथड से निकालना होगा। जो 4 पॉइंट चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिफाइन किया E1, E2, E3, E4। बच्चों, ये जो चार वेक्टर है, अगर इन चारों को वेक्टर मेथड से रिजल्टेंट निकाल लिया जाए तो मुझको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो देखो वेक्टर मेथड कैसे यूज होगा। बच्चों, मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट चार्ज डिफाइन किया, यहाँ +1 रखो, रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड आएगा, से इलेक्ट्रिक फील्ड E1। इसको सेकेंड पॉइंट चार्ज माना, इस +1 पे रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड आएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2। और इसको मैंने थर्ड पॉइंट चार्ज माना, यहाँ +1 रखे हो पहले से, रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय E3। और इसको फोर्थ पॉइंट चार्ज माना और ये नेगेटिव है, इस +1 पे अट्रैक्शन होएगा
एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय E4। चारों की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। मैंने इस डायगोनल के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, उसको सिंबल दिया n कैप। वेक्टर मेथड यूज करने जा रहा हूँ, एक यूनिट वेक्टर अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। ये +2q और ये +2q, बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। c का डिस्टेंस L/√2, c का डिस्टेंस L/√2 वो भी बराबर है। इससे साफ पता चलता है कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा मगर डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो मैं E2 को ये वेक्टर में लिख सकता हूँ -E1 वेक्टर। आई होप आप समझते होंगे, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। T2 को लिख सकता हूँ -E1, और ये दो वेक्टर और बचे हैं। तो वेक्टर मेथड से चारों का रिजल्टेंट आप कैसे लिखोगे? पहले तो आप लिखोगे E1 + E2 + E3 + E4, ऐसे लिखोगे। फिर अभी अभी मैंने आपको समझाया कि E2 की जगह पे आप -E1 लिख सकते हो, बिकॉज E2 एंड E1 आर इक्वल एंड अपोजिट। जब -E1 बच्चों लिख डालोगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? E3 + E4, इज इट? So AC vector comes out E3 + E4। बच्चों इन दोनों को मैं वेक्टर मेथड से निकालना सिखा रहा हूँ। किसी भी वेक्टर को लिखने का मेथड आपको बताया गया कि पहले उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो बच्चों E3 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? E3 का मैग्नीट्यूड आएगा 1/4πε0 3q अपॉन L/√2 का होल स्क्वायर, और L/√2 का होल स्क्वायर आता है L²/2। बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड है E3 का, ये एन कैप के डायरेक्शन में है। जब E3 वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में है, इस मैग्नीट्यूड को एन कैप से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली E4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? 1/4πε0 4q अपॉन L/√2 का होल स्क्वायर, इज इट? बच्चों आपने डायग्राम में देखा कि ये दोनों पैरेलल थे और दोनों ही एन कैप के डायरेक्शन में थे। तो E4 को वेक्टर में लिखने के लिए इसके मैग्नीट्यूड को भी एन कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। फाइनली एन कैप कॉमन आएगा, तो एन कैप मैंने कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट से भी कुछ कॉमन आएगा, कुछ सिंप्लीफाई होगा। बच्चों फाइनली आता है 14q अपॉन L² इंटू एन कैप। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C कम्स आउट इक्वल टू दिस। मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा है बच्चों, मैग्नीट्यूड एन कैप का मॉड 1 होगा, और ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये पूरा का पूरा इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इसी वेक्टर इज 1/4πε0 इंटू 14q अपॉन L²। डन। देखा आपने ये क्वेश्चन वेक्टर मेथड से कितनी आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट नेट पोटेंशियल VC एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड AC एट पॉइंट C ड्यू टू द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों इस डायग्राम में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसका साइड लेंथ स्मॉल a गिवन है। वर्टिसेस पे 4 पॉइंट चार्जेस हैं। here is +4q, here is +2q, here is -3q। तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो सेंटर है वो कैसे डिनोट करा गया है। कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी सेंटर एक ही होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, इसको मीडियन भी कर सकते हो। एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला, इसको मीडियन भी कर सकते हो। और एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला, इसको मीडियन भी कर सकते हो। तो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आई मीन सेंट्राइड C यहाँ पे दिखाया हुआ है, इज इट? एज पर ज्योमेट्री प्यारे बच्चों,
सेंटर से, चूँकि सिमेट्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सेंटर से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होता है, तो ये तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होएगा। और एज पर कंस्ट्रक्शन ये परपेंडिकुलर डाले हो तो ये 90 होगा, और ये 60 डिग्री को इक्वली डिवाइड करेगा, ये आएगा 30 डिग्री और ये भी आएगा 30 डिग्री। गॉट इट। इस डिस्टेंस को स्मॉल ए में कन्वर्ट करने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेने जा रहा हूँ। देखो, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाया, ये परपेंडिकुलर हुआ, इसको स्मॉल आर दिखाया, ये भी स्मॉल आर दिखाया, और ये भी स्मॉल आर दिखाया, और ये 30 होएगा, ये बाई 2 होगा। तो 30 की वजह से इस A/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर कॉस 30 लिख सकता हूँ। बच्चों, आर कॉस 30 को A/2 से कंपेयर करो, तो पहले तो आर निकालो, देखो क्या हो। इन द शोन अबव डायग्राम, आर कॉस 30 इक्वल्स A/2 and cos 30 is root 3/2 equals A/2. Then 2 and 2 will cancel out and after simplifying small r becomes A upon root 3। बच्चों, स्मॉल आर तो मैंने निकाल लिया, अब मुझको सेंटर पॉइंट 2 पर क्या चाहिए होगा, नेट पोटेंशियल चाहिए। गॉट इट। सो सपोज पोटेंशियल डिनोटेड बाय VO, इट शुड बी VA प्लस VB प्लस VC। इज इट। बच्चों, तीनों कॉर्नर से पॉइंट 2 का डिस्टेंस बराबर है और इक्वल टू आर है, तो VA की वैल्यू मैंने लिख डाला, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, अज्यूमिंग फ्री स्पेस, एंड इट शुड बी प्लस 4Q/r। VB की जगह पे लिखा प्लस 2Q/r, VC की जगह पे लिखा -3Q/r। बच्चों, इसमें से स्मॉल आर कॉमन आएगा और इन तीनों को सम करोगे तो ये +3Q आएगा, +3Q/r आएगा। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर डालोगे तो आएगा 3√3Q/A। सो नेट पोटेंशियल तो सॉल्व हो गया। इज इट। समझ में आया होगा, नेट पोटेंशियल तो आसानी से आ गया। हाँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाता हूँ। नाउ सपोज एट द सेंटर पॉइंट O, EA vector electric field due to +4Q, EB vector electric field due to +2Q, EC vector electric field due to -3Q। गॉट इट। तो बच्चों, कूलम्स लॉ से EA, AB, AC तीनों का मैग्नीट्यूड आसानी से मैं लिख सकता हूँ। कैसे? ये वेक्टर 4Q के कारण है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, मैग्नीट्यूड शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q/r²। Similarly, magnitude of EB 1/4 pi epsilon naught 2Q/r²। Magnitude of EC 1/4 pi epsilon naught 3Q/r²। बच्चों, यही होगा। अब मैं इन तीनों को वेक्टर में लिखना सिखाता हूँ। उसके लिए मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिज़ाइन किया है। बच्चों, इस फिगर में वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव I माना, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड को पॉजिटिव X माना। इधर यूनिट वेक्टर होएगा +I और इधर होगा +J। उसके बाद देखो, इसकी वजह से यहाँ +1 पुट करूँगा तो रिपल्सन डाउनवर्ड आएगा। दैट शुड गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय EA वेक्टर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4Q। सिमिलरली बच्चों, इसको मैंने पॉइंट B लिखा, +2Q के कारण पॉइंट 2 पे रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड आएगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने EB वेक्टर दिखाया। ये C पे रखा हुआ है -3Q, इस +1 पे -3Q का अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा, उसको मैंने डिनोट किया AC वेक्टर।
ज्योमेट्री के मुताबिक ये 30 होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूं, ये भी 30 होगा। और आपको पहले से पता है कि ये 30 है और ये भी 30 है, तो ये एक्सटर्नल एंगल 60 होना चाहिए। और जब ये पूरा का पूरा 60 होगा तो ये बचा हुआ 30 होगा, नो डाउट। तो बच्चों हम लोग ये को अगर वेक्टर नोटेशन में डिनोट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव आई होगा। ई बी वैक्टर बच्चों इंक्लाइंड है, इसका एक्स कंपोनेंट राइटवर्ड आएगा, वाई कंपोनेंट अपवर्ड आएगा। एक्स कंपोनेंट होगा ई बी कॉस 30 इंटू प्लस आई कैप, वाई कंपोनेंट होगा बच्चों ए बी साइन 30 इंटू प्लस जे कैप। आई होप आप समझते होंगे। सिमिलरली इसी वैक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट राइटवर्ड आएगा। कैसे डिनोट करोगे? इसी कॉस 30 इंटू आई कैप, वाई कंपोनेंट इसका डाउनवर्ड आएगा, वो हो जाएगा इसी साइन 30 इंटू माइनस जे कैप। आई होप आप कंपोनेंट समझते होंगे। तो कंपोनेंट में इन दोनों को कन्वर्ट किया गया और इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया बच्चों, ये वेक्टर को लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ये इंटू माइनस जे कैप, ई बी वैक्टर को लिखा जाएगा ई बी कॉस 30 इंटू आई कैप प्लस ई बी साइन 30 इंटू जे कैप। मैंने ऊपर ही समझाया आपको, ई बी वैक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, उसी तरह सी सी वैक्टर के दो कंपोनेंट, ई सी कॉस 30 इंटू आई कैप माइनस ई सी साइन 30 जे कैप। ऊपर मैंने समझाया कि नेगेटिव आएगा, तो कंपोनेंट में ई सी को कन्वर्ट कर डाला, कंपोनेंट्स में ई बी को कन्वर्ट कर डाला। अब अगले स्टेप में इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर डाली। देखो दिखा, cos 30 is root 3 by 2, sin 30 1 by 2, again cos 30 root 3 by 2, sin 30 1 by 2। बच्चों ये जो कुछ भी आपने लिखा है, इसमें से रूट 3 by 2 आई कैप ले लो कॉमन, यहाँ से भी आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ई बी प्लस ई सी बचेगा, इज इट। फिर जे कैप ले लो कॉमन, एक होगा माइनस ई, एक होगा ई बी बाई 2 और एक होगा ई सी बाई 2। देखो जे कैप यहाँ से, फिर जे कैप यहाँ से, फिर जे कैप यहाँ से, ब्रैकेट में इतना आएगा। फिर अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया है, ई बी ई सी का मैग्नीट्यूड पुट किया है, ये ए बी और ए सी का मैग्नीट्यूड पुट किया है। कुछ डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप उसको कर लेना। मैग्नीट्यूड पुट किया है और ये क्वांटिटी कॉमन आई है, सो कॉमन निकाल लिया। आई कैप का कोएफिशिएंट इतना बचेगा, जे कैप का कोएफिशिएंट इतना बचेगा, आप क्रॉस चेक कर लेना। फिर इसको मैंने डेसिमल पॉइंट में सॉल्व किया है, यह गया 2.5 रूट 3 आई कैप एंड दिस इज माइनस 4.5 जे कैप। तो बच्चों ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यू का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड लेने का मेथड क्या होता है बच्चों, जो स्केलर क्वांटिटी कॉमन है उसको कॉमन लिखते हैं, फिर अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चों वो मैंने करके देख लिया है, अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर जब सम किया है तो आता है 39, आप भी चेक कर लेना। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ यो वेक्टर इक्वल टू दिस। अब मेरे को आर की वैल्यू पुट करनी थी, ऊपर मैंने आर की वैल्यू डिराइव करी है ए अपॉन रूट 3, तो उसका होल स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर नीचे आएगा और 3 चला जाएगा नोमिनेटर में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नाउ दिस कम्स आउट 117 क्यूब ओवर ए स्क्वायर। So we get magnitude of U vector
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 117 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डन। देखा आपने, मैंने इसको वेक्टर मेथड से कितनी आसानी से किया। ये मेथड आपको सीखना होगा। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू अप्लाइड बाय द रिमेनिंग 3 चार्जेस इन द बिलो डायग्राम। बच्चों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और इसका राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी पब्लिश नहीं हुई है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट चार्जेस गिवन है और वो स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। साइड लेंथ स्क्वायर का स्मॉल एल है और आपसे पूछा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू अप्लाइड बाय रिमेनिंग 3 चार्जेस। बच्चों इस क्वेश्चन में जो पॉइंट चार्ज क्यू है उस पे इन तीनों का नेट फोर्स पूछा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी वेक्टर मेथड से फाइंड करना होगा। वेक्टर मेथड यूज करने के लिए बेटर होगा कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लो। देखो मैंने किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको फर्स्ट चार्ज डिफाइन किया है, इसको सेकेंड चार्ज और इसको थर्ड चार्ज। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव एक्स डिफाइन किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई। इसको तुम अपनी मर्जी से किसी भी तरह से डिफाइन कर लो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको मैंने फर्स्ट चार्ज लिया, ये पॉजिटिव प्लस क्यू है और ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन होगा डाउनवर्ड, डिनोटेड बाय F1 वेक्टर। ये नेगेटिव है, इसका भी इस पॉजिटिव पे अट्रैक्शन होगा along the diagonal but downward, denoted by F2, and since this is a square so this angle should be 45। थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, उसका इस प्लस क्यू पे रिपल्सन होगा, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, डिनोटेड बाय F3 वेक्टर। बच्चों डायरेक्शन तो मैंने दिखा दिया, अब इनको आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करना सीखो। पहले तो मैग्नीट्यूड लिखना सीखो कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखा है। F1 मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and it should be 4q into q upon L square, is it? That is 4q square upon L square. Magnitude of F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q into q upon distance square. As per Pythagoras theorem, distance should be L root 2, it should be L root 2 whole square, giving you 2L square. Magnitude of F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q into q 2q into q divided by L square, that is 2q square upon L square। तो बच्चों मैंने मैग्नीट्यूड तीनों का निकालना सिखा दिया, आप इसको वेक्टर में प्रेजेंट करना सीखो। वेक्टर में आप लिखोगे नेट फोर्स एक्टिंग इक्वल्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 वेक्टर को कैसे दिखाओगे, F1 इंटू जे कैप। बच्चों F1 का डायरेक्शन पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर जे कैप होगा। अच्छा F2 इंक्लाइंड है, बच्चों जब इंक्लाइंड है तो इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट राइटवर्ड जाएगा, वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। एक्स कंपोनेंट आएगा F2 cos 45 इंटू माइनस आई कैप, और यह आएगा F2 sin 45 इंटू जे कैप।
बच्चों F2 को मैंने कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर डाला। F3 का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, आई मीन F3 एग्जैक्टली पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है। तो F3 को वेक्टर में आप कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, F3 का वेक्टर फॉर्म आएगा। अब क्या होगा कि इसमें आई कैप आएगा कॉमन, आई कैप के दो टर्म दिखते होंगे, कॉमन ले लो, cos 45 के वैल्यू पुट कर डालो, ये हो जाएगा -F2/√2 और यहाँ से आएगा +F3। जे कैप ले लो कॉमन, जे कैप कॉमन लोगे तो एक F1 आएगा, यहाँ से जे कैप कॉमन लोगे तो F2 sin 45 आएगा, दैट इज F2/√2। अब इसमें F1 F2 F3 का मैग्नीट्यूड पुट कर डालो, जब तीनों का मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो आंसर आएगा। मेरे क्वेश्चन में बच्चों मैंने नेट फोर्स को आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर डाला। दरअसल मुझसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो किसी वेक्टर का मॉड लेने का मेथड सिखाया हूँ, √स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट। यही काम मैंने किया है, यहाँ पे देखो, √स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट। प्यारे बच्चों ऊपर से जो मैंने निकाला था F3 F2 F1 F2 उनके मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखो, कुछ कॉमन आएगा उसको रूट के बाहर निकालो, जो कॉमन आएगा उसको रूट के बाहर निकालो, ब्रैकेट में यहाँ पे इतना बचेगा और ब्रैकेट में यहाँ पे इतना बचेगा। ये काम तुम खुद से चेक कर लेना। अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, सिंप्लीफाई करके इसका एक सिंप्लीफाइड आंसर खुद से निकाल लेना। मैंने मेथड तो सिखा दिया आपको। वन मोर क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पेंडुला are suspended from the common point as shown below. Charge on each bob is q and mass of each bob is m. In the equilibrium state under gravity, find the charge q as a function of distance x as shown. प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में दो एक जैसे पेंडुलम है, इसका इफेक्टिव लेंथ L और इसका इफेक्टिव लेंथ L, चार्ज q on each and mass of each is also small m. बच्चों इस डायग्राम में सिमेट्री होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और ये जो वर्टिकल लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में सिमेट्री आपको नज़र आएगा। दोनों पेंडुलम एक जैसे हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम में सिमेट्री का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और जब सिमेट्री होएगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टिकल लाइन कहलाएगी जरूर। क्वेश्चन में इस डिस्टेंस को x दिखाया, इफेक्टिव लेंथ L दिखाया और L दिखाया। इक्विलिब्रियम बोला है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा इस पर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आएगा इस पर। किसी एक को सिस्टम मान लो और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट चार्ज q एज ए फंक्शन ऑफ x। इसको इजीली सॉल्व करने के लिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से डिफाइन कर लो, से पॉजिटिव एक्स राइटवर्ड, पॉजिटिव वाई अपवर्ड। और बच्चों दो में से किसी एक को सिस्टम डिफाइन करो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाओ और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो मैंने लेफ़्ट साइड का जो बॉब है उसको सिस्टम माना और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। कैसे बनाया देखो, देखो बच्चों बताया कि इस डायग्राम में सिमेट्री होनी चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, थीटा थीटा लिख डाला। और इन टर्म्स ऑफ एल एक्स की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, जब ये थीटा होगा तो बच्चों ये जो डिस्टेंस आएगी ये एल कॉस थीटा आएगा और ये एल साइन थीटा आएगा। तो ज़रूरत पड़ने पर एक्स को क्या लिख सकते हो, 12 साइन थीटा लिख ही सकते हो। मैंने इस बॉब को सिस्टम लिया है,
इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसके क्यू चार्ज पर इस क्यू चार्ज का एक कूलम्बिक रिपल्शन होगा डिनोटेड बाय ए फैक्टर। फिर इस पे ग्रेविटी फोर्स होगा mg, ग्रेविटी लेना है। फिर इस स्ट्रिंग का टेंशन होएगा टी फोर्स। तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पे तीन तीन रियल फोर्स होंगे और एयर का इंटरेक्शन इग्नोर किया जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, एयर की वजह से कोई फोर्स नहीं लेंगे। तीन तीन रियल फोर्स होंगी। अब कंपोनेंट निकालने के लिए टी इंक्लाइंड दिखता होगा, ज्योमेट्री में ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। टी का वर्टिकल कंपोनेंट आता है टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल आता है टी साइन थीटा। कंपोनेंट लेने के बाद मेन वेक्टर को जीरो कर दिया जाता है, इसको मैंने जीरो कर दिया। अब मैं इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स 0, दैट इज प्लस टी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स 0। डायग्राम देखो, प्लस टी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स 0, इज इट। ट्रांसफर करने पर आता है टी साइन थीटा इक्वल्स एफ। बच्चों ये कूलम्बिक रिपल्शन है, कूलम्ब्स लॉ यूज करके उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख डाली। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में वाई एक्सिस पैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, सिग्मा एफ आई इक्वल्स 0, दैट इज टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल्स 0। बच्चों दो रियल फोर्स दिखते होंगे, वाई डायरेक्शन में दो रियल फोर्स दिखते होंगे, इट शुड बी प्लस टी कॉस थीटा देन माइनस एम जी इक्वल्स 0। यही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ट्रांसफर करोगे, इक्वेशन आएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, टी टी कटेगा, साइन बाई कॉस टेन आएगा, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो तो एम जी यहाँ नीचे चला आएगा। होप आप समझते होगे। तो बच्चों 1 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, देखो लिखता हूँ। बाई इक्वेशन 1/2 वी हैव लेफ्ट साइड ओनली tan थीटा, राइट साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों ज्योमेट्री में tan थीटा को हाइट अपॉन बेस लिखा जा सकता है, तो ज़रा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, ट्रायंगल से tan थीटा इतना निकालना सीखो। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, इसमें बच्चों ये जो वर्टिकल लाइन है, इसकी जो लेंथ आएगी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। आई होप आप समझते होगे। पहले तो यही निकालो, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। फिर tan थीटा निकालो, इट शुड बी हाइट अपॉन बेस, you must say height is x/2, got it, and base is under root of l square minus x/2 का होल स्क्वायर। tan थीटा कुछ ऐसा आएगा, समझते होगे आप। tan थीटा की ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में पुट किया, देखो पुट किया, राइट साइड से कंपेयर किया, और इस पूरी क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया टू गेट यू क्यू स्क्वायर इक्वल्स दिस टोटल। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और करूँगा। मैंने क्या किया बच्चों, मेरे को क्यू पूछा था, तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया। जब मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये जो 4 है वो बाई 2 से कैंसिल आउट होगा,
यहाँ 2 बचेगा। तो बच्चों रूट के अंदर क्या क्या आएगा, न्यूमरेटर में आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg(x³, डिनोमिनेटर में आता है अंडर रूट L² माइनस x/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग Q की वैल्यू निकाल पाएंगे और इसको बोला जाएगा Q एज ए फंक्शन ऑफ x। देखा आपने कितनी आसानी से आ गया। अब इस पर एक क्वेश्चन बनाया गया है कि ये जो चार्ज है वो लीक कर रहा है, बहुत स्लो रेट से लीक कर रहा है, आई मीन Q की वैल्यू घटती जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर x की वैल्यू घटेगी। तो जब x की वैल्यू ये घटेगी बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। स्पीड ऑफ अप्रोच पूछा हुआ इरोडो का क्वेश्चन है, उसको जेई एडवांस और जेई मेन दोनों में पूछा जा चुका है। तो उसके लिए करना ये होगा कि रेट ऑफ लीकेज कांस्टेंट दिया है, इसको टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगी, इसमें एक्स को वेरिएबल बनाओगी, टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगी, यहाँ पे एक टर्म dx/dt आएगा, बोथ साइड में माइनस लगा दोगे तो माइनस dx/dt से स्पीड ऑफ अप्रोच मिलेगा। तो क्वेश्चन आप देख लेना, इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a point charge q is placed at the center of a cube as shown below in the free space. Find the electric flux passing through each face of the cube. बच्चों ये क्यूब दिखाया हुआ है, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये भी लॉन्गेस्ट डायगोनल है। तो दो लॉन्गेस्ट डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ द क्यूब कहलाएगा, इज इट। तो क्यूब का सेंटर पॉइंट ओ दिखाया हुआ है, क्यूब का डायमेंशन L/L/L दिखाया हुआ है और इस सेंटर पे एक चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इसके ईच फेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। बच्चों इस क्यूब में टोटल 6 फेस हुए, इस 6 फेस में से हर एक फेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास करेगा और उसको निकालना है। तो ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन हुआ, कैसे सॉल्व होगा देखो। We can realize that the position of each face is symmetrical with respect to the point charge q placed at the center O. ऐसा आप रियलाइज कर रहे होगे। Hence the electric flux passing through each face will be same because of symmetry. Say phi naught, हर फेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा और ईच फेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने फाई नॉट सिंबल दे दिया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज क्यूबिकल सरफेस, बच्चों पूरे क्यूबिकल सरफेस मिला लिए जाएं तो टोटल 6 फेस होंगे और ईच फेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाई नॉट है। तो ऑल 6 फेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल फाई ई की वैल्यू गॉस थ्योरम से आता है क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 6 फेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होगा फाई नॉट का 6 टाइम्स होगा। जो बाउंड चार्ज है वो क्यू के बराबर है, 6 से डिवाइड करोगे तो फाई नॉट मिलेगा। तो फाई नॉट इक्वल्स क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने फाई नॉट को निकाल लिया। वन मोर क्वेश्चन, इन द बिलो फिगर फाइंड आउट phi 1 electric flux through the spherical surface S1 and phi 2 electric flux through the spherical surface S2। बच्चों 3 पॉइंट चार्ज इसमें रखे हुए हैं, इन दोनों को मिलाकर बाहर से एक स्फेरिकल सरफेस S1 शो किया हुआ है और इन दोनों को लेकर बाहर से स्फेरिकल सरफेस S2 शो किया हुआ है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन S1 को पेनिट्रेट करेंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन S2 को पेनिट्रेट करेंगी
और जो नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेट करती है उन्हीं को फ्लक्स कहा जाता है। आउट गोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। मुझे दरअसल नेट फ्लक्स निकालना है, तो मैं गॉस थ्योरम लगा सकता हूँ बच्चों। तो एज पर गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed Gaussian surface phi E equals q bound upon epsilon naught. Is it? Hence the electric flux passing through the spherical surface S1, बच्चों S1 से गुजरने वाला फ्लक्स इसके अंदर बाउंड चार्ज पे डिपेंड करेगा। टोटल बाउंड चार्ज अलजेब्राइक सम होता है बच्चों, उसको लिखते हैं +2q - 4q। इज इट? देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। q बाउंड फॉर S1 +2q - 4q upon epsilon naught, that is -2q upon epsilon naught। बच्चों नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब इनकमिंग फ्लक्स। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि जो स्फेरिकल सरफेस S1 है उसमें इनकमिंग फ्लक्स ज़्यादा होगा, आउटगोइंग फ्लक्स कम होगा, इसलिए नेट फ्लक्स नेगेटिव आता है। तो नेट फ्लक्स इनकमिंग में आंसर आएगा। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स आउटवर्ड होती है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इनवर्ड होती है, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इनकमिंग फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसलिए आंसर नेगेटिव आता है। ये आंसर आ गया 5-1 का। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस S2। बच्चों S2 के अंदर बाउंड चार्ज क्या है पहले से देख लो। टोटल बाउंड चार्ज विद इन S2 मस्ट बी +8q - 4q। इज इट? इसमें भी गॉस लॉ लगा दो। phi2 equals q bound upon epsilon naught, that is +8q - 4q over epsilon naught. Now difference comes out 4q by epsilon naught. Is it? तो बच्चों जो phi2 है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ? तो नेट फ्लक्स आउट गोइंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आउट गोइंग ज़्यादा होएंगी और इनकमिंग कम होएंगी, इसलिए दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है, यानी कि नेट फ्लक्स आउट गोइंग होगा। पॉजिटिव आने का मतलब नेट फ्लक्स आउट गोइंग होगा और आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डोमिनेट करेगा इसकी वजह से। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सिमिलरली बच्चों, गॉस थ्योरम में अब लेवल ऑफ टफनेस बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में बहुत वैरायटी होती है, देखते जाओ, तुम बहुत एंजॉय करोगे। इन द शोन बिलो फिगर अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज line of charge is placed within two concentric spherical surfaces S1 and S2 as shown. The linear charge density lambda equals kx square, where k is a positive constant. Find out phi1 electric flux through the spherical surface S1, phi2 electric flux through the spherical surface S2। बच्चों आपके क्वेश्चन में लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है। लैम्डा का फॉर्मूला kx स्क्वायर, के को पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है। इस डायग्राम को विजुलाइज करो। ये जो लाइन ऑफ चार्ज है वो सेंटर से लेकर S2 के पेरिफेरी तक जा रही है। लैम्डा वेरिएबल है। सेंटर से x डिस्टेंस पर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू kx स्क्वायर दिया हुआ है। S1 से गुजरने वाला फ्लक्स phi1 पूछा है और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स phi2 पूछा है। बच्चों गॉस थ्योरम आप पढ़ चुके हो। S1 से पास होने वाला फ्लक्स इसके अंदर बाउंड चार्ज पे डिपेंड करेगा और इसके अंदर बाउंड चार्ज वही होगा जो सेंटर से लेकर इसके सरफेस तक होगा।
सेंटर से लेके सरफेस तक जो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों 2r आएगी। इस 2r लेंथ पर जितना भी चार्ज यहाँ पे कंटेन्ड होगा वही बाउंड चार्ज होगा। ड्यू टू सेम रीजन S2 से गुजरने वाला फ्लक्स S2 के अंदर बाउंड चार्ज पे डिपेंड करेगा और S2 के अंदर पूरी की पूरी लाइन का जो चार्ज होगा वो बाउंड चार्ज होगा। बच्चों इसके लिए x की लिमिट क्या होगी? x की लोअर लिमिट 0 होएगी और x की अपर लिमिट 3r होएगी, 3r। इस पे पूरा चार्ज निकालूंगा कैलकुलस मेथड से तो S2 में काम आएगा और यहाँ से यहाँ तक चार्ज निकालूंगा कैलकुलस मेथड से तो S1 के लिए काम आएगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, कैलकुलस क्यों लगाएंगे, इसे समझना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस S1 phi1 equals q bound 1 upon epsilon naught. The electric flux passing through the spherical surface S2 phi2 equals q bound 2 upon epsilon naught. बच्चों ये S1 के अंदर बाउंड चार्ज है और S2 के अंदर बाउंड चार्ज है। तो 0 से लेके 2r तक जो भी चार्ज होगा वो q बाउंड 1 होगा। 0 से लेकर 3r तक जो भी चार्ज बाउंड होगा वो q बाउंड 2 होगा। अब कैलकुलस मेथड कैसे यूज होगा देखो। Since lambda equals dq by dx, you know this is charge per unit length, that is linear charge density। और लैम्डा की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर। बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो dq की वैल्यू कितनी आती है, x स्क्वायर इंटू डी एक्स आता है। अब इस dq को x की लिमिट में इंटीग्रेट करो, q बाउंड 1 आएगा और x की लिमिट कितनी आएगी 0 टू 2r। ऊपर डायग्राम में समझाया हूँ। 0 टू 2r में इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल आएगा kx क्यू बाई 3, लिमिट लगा दो 0 टू 2r, सॉल्व करो आएगा 8 kr क्यू बाई 3। क्यू बाउंड 1 की वैल्यू ऊपर phi1 के फार्मूले में रखो, ऊपर ये फार्मूला दिखा चुके हो। क्यू बाउंड 1 पुट करो, अब सारे नॉट से डिवाइड करो, नाउ दिस इज phi1। सिमिलरली क्यू बाउंड 2 कैसे निकालोगे, सेम इंटीग्रल में केवल लिमिट बदलनी होगी। बच्चों x की लिमिट 0 टू 3r होगा। जब यहाँ 3r पुट करोगे कितना आएगा और क्यू बाउंड 2 की वैल्यू यहाँ ला के रखोगे, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, phi2 की वैल्यू इतनी आएगी। 27 3 से कटेगा तो phi2 आता है 9 kr क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज phi2। डन। वन मोर क्वेश्चन। लेवल ऑफ टफनेस इंक्रीज हो रहा है गॉस थ्योरम में, इसलिए आप थोड़ा सीरियस रहना। इन द शोन बिलो फिगर द रेडियाई ऑफ द चार्ज रिंग on the spherical surface are equal to capital R. Their positions are properly shown. Find out the electric flux passing through the spherical surface shown. बच्चों मैं डायग्राम समझा दूँ। इस डायग्राम में ये यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज है, इसका मेन रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर पॉइंट O है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज कैपिटल Q और ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसका भी रेडियस कैपिटल आर है और ये पॉइंट O को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर जो डैश लिखा हूँ और रिंग के पेरिफेरी पे होगा। जब रेडियस दोनों का बराबर है तो ये कॉमन रेडियस कहलाएगा
ये कॉमन रेडियस रिंग का भी हुआ और यही कॉमन रेडियस स्फीयर का भी हुआ, कैपिटल आर। ज्योमेट्री के मुताबिक बच्चों ये भी कैपिटल आर हुआ, ज्योमेट्री के मुताबिक ये भी कैपिटल आर हुआ, सोचो। और ज्योमेट्री के मुताबिक स्फीयर का रेडियस ये भी कैपिटल आर हुआ और स्फीयर का रेडियस ये भी कैपिटल आर हुआ। गॉट इट? तो बच्चों ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ, ट्रायंगल 60 होगा। ये भी ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ, ट्रायंगल 60 हुआ। तो बच्चों इस स्फेरिकल सरफेस के भीतर रिंग का एक टुकड़ा, आई मीन रिंग का एक सेगमेंट ट्रैप्ड है, एंट्रैप्ड है, आई मीन इनक्लोज्ड है, घिरा हुआ है। रिंग का ये टुकड़ा, आई मीन रिंग का ये सेगमेंट स्फीयर के अंदर घिरा हुआ है। अगर मैं इसका लेंथ निकाल लूँ तो इस पर टोटल चार्ज पता चल जाएगा। इस पर जो भी टोटल चार्ज होगा वही बाउंड चार्ज होगा। प्यारे बच्चों ये सर्कुलर आर्क हुआ और ये सर्कुलर आर्क अपने खुद के सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा है। बच्चों पूरी रिंग कितना एंगल बनाएगी? पूरी रिंग पॉइंट ओ पे 360 डिग्री बनाती है। तो 120 डिग्री बनाने वाला जो सर्कुलर आर्क होगा इसका लेंथ कितना होना चाहिए? पूरे सर्कमफरेंस का 1/3 होगा। इस पे चार्ज कितना होगा बच्चों? टोटल चार्ज का 1/3 होगा और टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो उसका 1/3 Q/3 होगा। इस सेगमेंट पर जो टोटल चार्ज होगा वो Q/3 होगा और वही Q/3 बाउंड चार्ज हुआ। और जब बाउंड चार्ज पता चल जाता है तो इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से आएगा। गॉस थ्योरम लगा दो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज Gaussian surface is spherical in our case. It should be Q bound upon epsilon naught. And Q bound is what? Q/3. So put here Q/3 to get you total electric flux. Q bound की जगह पे Q/3 रख दो। टोटल फ्लक्स कितना आएगा? Q/3 epsilon naught. Hence the total electric flux passing through the spherical surface must be कैपिटल Q/3 epsilon naught। देखो आंसर हो गया। बच्चों मेरे पास अभी गॉस थ्योरम पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें से कुछ बोर्ड के होंगे, कुछ कॉम्पिटिशन्स के होंगे, मगर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, बचे हुए क्वेश्चन को मैं अगले एपिसोड में कंप्लीट करूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सिंसियरली इस वीडियो को वॉच करते रहो और इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते रहो। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए, पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच and wish you good night. See you again.